हेलो गाइस। आज हम राजस्थान इतिहास के जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जरूर इन प्रश्नों को देखिएगा। पहला प्रश्न है, कालीबंगन सभ्यता के लोग अपने नगरीय जीवन में किस प्रकार के परिवार रखा करते थे। आपको पता होना चाहिए साथियों कि जितने भी राजस्थान के अंदर हो या सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं वहाँ पर अधिकांशतः मातृ सत्तात्मक जो है सत्ता होती थी, जिसमें माता जो है प्रमुख होती थी और सत्ता जो है माता के पक्ष में हुआ करती थी। इसके अलावा से क्योंकि मातृ सत्तात्मक होने के पीछे हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं, तो इसके पीछे अनुमान लगाने का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट काम करता है वो होता है कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थानों से हमें क्या मिला है। तो हमें इन विभिन्न स्थानों से हमें जो है क्या मिला है, तो यहाँ पर मातृ देवियों की मूर्तियाँ मिली है। इसके अलावा हमें मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली और मातृ पूजा के साक्ष्य यहाँ पर अधिक से अधिक मिले। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में कांतली नदी का उद्गम गणेश्वर सभ्यता की उत्पत्ति का आधार। आपको पता है कि गणेश्वर सभ्यता राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की पहली सभ्यता जननी मानी जाती है। यदि राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता की शुरुआत हुई तो वो गणेश्वर सभ्यता है और सबसे अधिक जो है सबसे पहला जो साक्ष्य हैं वो भी हमें यहाँ से मिले हैं। तो ये कांतली नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की भी सबसे बड़ी नदी कंसिडर की जाती है। तो कांतली नदी जो है साथियों वो नीम का ताना शिखर से निकलती है और इसी कांतली नदी के स्थान पर हमारा एक ताम्रयुगीन पुरातत्व स्थल गणेश्वर सभ्यता स्थित है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र। ये सीकर झुंझुनू वाले क्षेत्र में फैली हुई ये सभ्यता थी प्राचीन समय में। और राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, देखो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तो हम गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं, लेकिन आप ऐसा मत कहना आहड़ सभ्यता। देखो आहड़ सभ्यता जो साथियों है वो अपने उदयपुर में स्थित है, जो ताम्र नगरी के नाम से जानी जाती है। ताम्र नगरी में जाने जाने के पीछे के कई रीजन हैं। हाँ तो गाइस देखो, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी हमने गणेश्वर सभ्यता की कह दिया, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये नौ नामक स्थान आप जरूर याद रखिएगा। ये राजस्थान में लोहयुगीन सभ्यता की जननी मान सकते हैं आप, क्योंकि राजस्थान में लोहयुगीन सभ्यता की शुरुआत यदि हुई है तो वो नौ भरतपुर से हुई है। और बैराट की जब भी नाम आए तो बैराट का नाम आते ही आपको तीन चीज़ याद रखें, मौर्यकालीन साक्ष्य मिले, गुप्तकालीन और बोधकालीन के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले। मौर्यकालीन, गुप्तकालीन और बोधकालीन साक्ष्य हमें बैराट से मिले, ये जरूर ध्यान रखना। ये चौथी सभ्यता बीकानेर में है। इसके अलावा लोहा युग का नाम आते ही नौ को जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा लोहे का नाम आते ही आपको जोधपुरा जयपुर के अंदर और सोनारी झुंझुनू इनको जरूर याद रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं भूल हो सकती है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, कालीबंगन सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है। तो साथियों कालीबंगन सभ्यता का शाब्दिक अर्थ जो है वो अपना होता है, ठीक है, काली चूड़िया, कांच की चूड़िया मत कर देना, ये तो सबके लिए। विराट नगर नाम से प्रसिद्ध स्थल जहाँ मौर्यकालीन गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो विराट नगर आपको पता है कि बैराट को पहले विराट नगर के नाम से जाना जाता था। तो हाँ गाइस देखो, विराट नगर जो है इसी को हम बैराट कहते थे पहले। तो विराट नगर को ही बैराट को यहाँ से हमें मौर्यकालीन गुप्तकालीन बोधकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ पर हमें, ठीक है, यहाँ पर जो ये सभ्यता है ये विभिन्न स्थल है। जैसे आपको पूछा जा सकता है बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी, इन तीन नामक स्थान है इसी स्थान पर। और इसमें बीजक की डोंगरी से हमें बोधकालीन यदि साक्ष्य मिले हैं तो वो बीजक की डोंगरी से मिला है। यदि इस सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन का काम किया है तो वो दयाराम साहनी ने किया 1970। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बीजक की डोंगरी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर अशोक स्तंभ भी मिले हैं, इसके अलावा हमें यहाँ से बौद्ध विहार भी मिले हैं। साथियों नेक्स्ट प्रश्न, अशोक सम्राट के शिलालेख राजस्थान के किस प्राचीन सभ्यता से क्षेत्र। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बात है, ये जो प्रश्न है वे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप यदि मानो न मानो, लेकिन मैं मान सकता हूँ, क्योंकि अशोक के शिलालेख मिलना राजस्थान में अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो राजस्थान में अशोक के शिलालेख जो मिले हैं वो हमें बैराट से ही मिले, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि मौर्यकालीन साक्ष्य हमें सिर्फ बैराट से ही मिलते हैं। और बैराट के हमें जो है साथियों यहाँ पर हमें अशोक का एक लघु शिलालेख मिला है जिसका नाम बाबरू शिलालेख है। और बाबरू शिलालेख की खोज, ठीक है, 1837 में कैप्टन बर्ट नामक एक ठीक है अंग्रेजी अधिकारी है, इसने ये यहाँ पर इस
देखिए शिलालेख को खोजा था और इस शिलालेख की भाषा प्राकृतिक है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पूछा जा सकता है कथन दे करके कि क्या इसकी भाषा प्राकृतिक है और लिपि ब्राह्मणी है। जी बिल्कुल, लिपि की जगह कोई दूसरा दे दिया तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो, विशेष रूप से ध्यान रखना। और ये बबरू का शिलालेख अशोक का एक लघु शिलालेख है जो कि अभी वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित है। यह हमें जो है बेरठ की सभ्यता से प्राप्त हुआ है, एकमात्र अशोक का शिलालेख। राजस्थान में सबसे पहले पत्थर के बांध कहाँ बनाए गए थे, तो पत्थर के बांध बनाने का हमें जो साक्ष्य मिला है वो गणवेश सभ्यता से ही मिलते हैं। किस स्थान पर लोहा बनाने की प्राचीन प्रक्रिया, देखो साथियों लोहा की बात आ गई, लोहा सभ्यता की बात आती है, 3 स्थान याद रखना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोहा भरतपुर विशेष रूप से, सोनारी झुंझुनू और जोधपुर जयपुर। इसमें सोनारी झुंझुनू में हमें लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ, लोहे की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, आहड़ सभ्यता के लोग किस प्रथा को प्राथमिकता दिया करते थे, तो आहड़ सभ्यता के साथियों जो लोग हैं वो बलि प्रथा जो है उस समय उस जमाने में बलि प्रथा जो है विद्यमान रहती थी। और वो कौन सी सभ्यता है जहाँ शवों को आभूषण सहित गाड़ा जाता है, देखो राजस्थान की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सभ्यता है जिसे हम ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता का नाम आते ही 2 नाम याद आना चाहिए विशेष रूप से, एक तो गणवेश सभ्यता, एक अपना आहड़ सभ्यता। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी बालाथल वालाथल, बहुत सारी गिलोन सभ्यता, ऐसी बहुत सारी राजस्थान में, लेकिन जैसे ही हमें ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम आते हैं, एक तो ताम्र की जननी गणवेश सभ्यता, एक ताम्र नगरी आहड़ सभ्यता। ठीक है, आहड़ सभ्यता ऐसी सभ्यता है साथियों जहाँ पर हमें शव को दफनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं और साथ ही साथ शव को दफनाते समय उसके साथ आभूषण भी दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं, ध्यान रखिए विशेष रूप से। और साथ ही साथ दफनाने का एक नियम था कि पैर को दक्षिण रखेंगे, सिर को उत्तर में रखेंगे। यह जो है आहड़ सभ्यता की विशेष जो है विशेषताएं थी। और कौन सी सभ्यता, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, वो कौन सी सभ्यता है जिसे मृतक टीलों की सभ्यता कहा जाता है। अपनी आहड़ सभ्यता मैंने कह चुका हूँ आपको, आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है, आहड़ नदी पर स्थित है, इसे आहड़ सभ्यता भी कहते हैं या ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, इसको ताम्र सभ्यता भी कहते हैं, ताम्रवती भी कहते हैं, अघाटपुर भी कहते हैं, धूलकोट, यहाँ पर एक टीला था जिसकी खुदाई करने से इसका नाम धूलकोट भी पड़ा। इसी को हम बनास संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि बनास नदी के आसपास जितनी भी सभ्यता पनपी है उसमें प्रमुख सभ्यता कौन सी है, आहड़ सभ्यता है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा साथियों। और इसी सभ्यता को हम मृतक टीलों का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट आती है प्रश्न है, बेरठ स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, तो बौद्ध के विहार मैंने पहले ही आपको बता दी थी। यहाँ पर भीम जी की डूंगरी, बीजक की डूंगरी, महादेव की डूंगरी है, जिसमें बीजक की डूंगरी याद रखना जहाँ की खोज ठीक है दयाराम सावनी ने की। यहाँ पर बौद्ध विहार मिले थे, बौद्ध विहार हमें बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं और दयाराम सावनी ने खोजे थे। विशेष रूप से ध्यान रखना 1936 में बबरू शिलालेख अशोक का है, यहीं से मिलता है। और यहाँ 3 चीज़ें याद रखना, गुप्तकालीन, मौर्यकालीन, बौद्धकालीन। बेरर सभ्यता में सर्वाधिक सूती कपड़े में लपटी हुई मुद्राएं मिली हैं और सबसे अधिक मुद्रा किस देश की मिली है आपको। ठीक है, तो देखो बेरर सभ्यता साथियों मैं आपको बता दूं कि बेरर सभ्यता की जब खोज की गई तो यहाँ पर एक समय ऐसा था जब 36 मुद्राएं, ठीक है, कितनी 36 मुद्राएं जो है लिपटी हुई सूती के कपड़े में लिपटी हुई यहाँ मिली थी, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो ये मिली थी इसमें 28 मुद्राएं, अधिकांश जो मुद्राएं वो यूनानी मुद्राएं थी, इंडो ग्रीक मुद्राएं थी। और 8 मुद्राएं पंचमार्क मुद्राएं थी। पंचमार्क का मतलब आहत मुद्रा, आहत मतलब यानी भारत में जो प्राचीन समय की जो मुद्राएं चलती थी, जो प्राचीन समय के सिक्के थे उन्हें आहत या पंचमार्क कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, उदयपुर का कौन सा प्राचीन काल में ताम्र नगरी के नाम से, मैंने अभी बताया कि आहड़ सभ्यता को हम ताम्र नगरी नाम जानते हैं लेकिन ताम्र जननी नहीं कहना, ताम्र सभ्यता की जननी हम इसको जो है वो नहीं। हाँ तो साथियों उदयपुर का कौन सा प्राचीन स्थल ताम्रवती नगरी, तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। और नेक्स्ट सवाल है साथियों, बेरर सभ्यता की उत्पत्ति का आधार नदी है। देखो एक तो आपने पढ़ा था कि गणवेश सभ्यता कांतली नदी के किनारे, इसी प्रकार बेरर सभ्यता किस नदी के किनारे, साथियों बाणगंगा नदी, इसके किनारे ही ये पूरी के पूरी बेरर सभ्यता पनपी है। और विशेष आपको यही ध्यान रखना है कि बेरठ सभ्यता का उत्खनन का कार्य दयाराम सावनी ने 1936-37 के आसपास में प्रारंभ किया था। इसके अलावा आपको एक बात और भी ध्यान रख सकते हो कि इनके नेतृत्व में 2 व्यक्तियों का और नाम आता है, नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, इन्होंने यहाँ पर उत्खनन किया है।
और बाणगंगा जरूर ध्यान रखना है क्या बना बेरर सभ्यता। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भले ही आपको कैसा भी लगे जरूर देखिएगा। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव को दृष्ट करता है। जो साथियों ये जो है सवाल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भागवत संप्रदाय यानी राजस्थान में भागवत ये वैष्णव संप्रदाय, या हम कह सकते हैं कि इनकी जानकारी देने वाला एक प्राचीन, एक बार ये शायद बहुत बड़े एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का वह शिलालेख जहाँ पर हमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, तो वो अपना गोसंडी का शिलालेख है जो चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं गोसंडी शिलालेख जरूर याद रखना। बिजोलिया शिलालेख साथियों यहाँ दिया हुआ है, बिजोलिया शिलालेख। यहाँ पर छौवानों की जब भी जानकारी पूछी जाती है तो बिजोलिया शिलालेख लेते हैं। जैसे ही हमें कभी भी जो है भागवत संप्रदाय की जानकारी की पूछी जाए कि भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का एकमात्र शिलालेख है वो गोसंडी शिलालेख, जो कि चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। विशेष रूप से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट साथियों, बालाथल किस जिले में स्थित है? साथियों बालाथल सभ्यता जो उदयपुर में स्थित है, ये भी सभ्यता आहड़ सभ्यता की ही, ठीक है, सब शाखा है। हम कह सकते हैं कि आहड़ सभ्यता पनपी तो उसी से अलग हुई ये सभ्यता, एक प्रकार से हम मान सकते हैं। तो बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है, विशेष रूप से ध्यान रखना। लेकिन इसकी जो खोज है वो 1993 के अंदर जो है वीएन मिश्रा ने करी थी, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं, लेकिन यहाँ पर कोई विशेष बातें आपको नहीं पूछी जा सकती। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें हड़प्पा सभ्यता के मर्द भांड यहाँ से हमें प्राप्त हुए। इसके अलावा आहड़ सभ्यता से ही ये कंसिडर की जा सकती है, लेकिन जरूर स्थान जरूर याद रखिए, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट तो प्रश्न अभी ये आ गया है, ये प्रश्न ऐसे जब प्रश्न परीक्षा में जब सकता है तो साथियों आप माने न माने, लेकिन यह काफ़ी गंभीरतापूर्ण आपके नेगेटिव करने में शाहिर होता है। क्योंकि जब भी आपको पूछा जाता है कि पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं, तो आप नहीं कंसिडर कर सकते कि किस सभ्यता से हमें पशुपालन तो सब जगह होते हैं, नहीं साथियों। राजस्थान में एकमात्र स्थान है जहाँ पर पशुपालन के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं। जैसे ही पशुपालन का नाम आते ही आप बागोर कर दीजिएगा, क्योंकि बागोर सभ्यता अपने आप में मध्य पाषाण काल सभ्यता से संबंध रखने वाली सभ्यता है, एक प्रकार की बागोर सभ्यता। जी हाँ साथियों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि बागोर सभ्यता से ही राजस्थान की वह सभ्यता जहाँ पर हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, तो वो बागोर सभ्यता है। भीलवाड़ा में ये सभ्यता कंसिडर की जाती है, यानी भीलवाड़ा में ये सभ्यता स्थित है वर्तमान में, और ये मध्य पाषाण काल से संबंध हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर मिले? तो बौद्ध मंदिर तो वैसे ही वही बात है कि बौद्ध मंदिर के जो हैं हमें स्मारक कहाँ मिलेंगे? विराटनगर। साथियों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सभ्यता से संबंधित प्रश्न थे। ज़रूर आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है इस प्रश्न को, ठीक है, वीडियो को लाइक करना होगा। और ऐसे और भी कई प्रश्न हैं जो हैं कहीं ना कहीं परीक्षाओं में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपने वाले प्रश्न साथियों को लेकर के आएंगे। आज के लिए साथियों इतने, ऑल द बेस्ट साथियों, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, यही आशा है हमें। ओके, थैंक्स।